आपको गुवाहाटी लिए चलते हैं, जहां पर डीजी सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। करने की कोशिश की, वह एक फेल्ड अटेम्प्ट था, हाईजैक नहीं हो पाया। लेकिन जो खुलासा हुआ है, मैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं कि अल कायदा के लिए एक विंग, जो साउथ एशियन विंग के नाम से जाना जाता है, उसने यह खुलासा किया है कि हम इस पाक नेवल फ्रिगेट को हाईजैक करने के बाद हमारी यह योजना थी कि अमेरिका और साथ ही साथ भारत के कुछ जो नेवल शिप्स हैं उनके ऊपर भी आक्रमण किया जाए और उन्हें भी हाईजैक किया जाए। यह उनकी योजना थी। इसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है कि पाक नेवी के भी इसमें कुछ पर्सनल शामिल थे। लेकिन ऐसी घटनाओं से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि ऐसी जो भी घटनाएं हैं उसे हमको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करने की जरूरत है। और मित्रों, मैं कह सकता हूं कि आपके दमखम के आधार पर मैं कह सकता हूं, आपकी कॉम्पिटेंस, आपकी कैपेबिलिटी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि चाहे कितने भी बड़े सिक्योरिटी फ्रंट पर चैलेंजेस क्यों न हो, उस पर हम विजय हासिल करेंगे, हम कामयाबी हासिल करके रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है। मैं इंटेलिजेंस और साथ ही साथ पूरी हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्स है, उसमें पुलिस फोर्स हो, स्टेट्स की हो, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, जितनी भी प्रकार की फोर्सेज हैं, सभी पर मुझे पूरा यकीन है। और ऐसे आतंकवादी तत्वों के द्वारा कैसी कैसी हरकत की जा रही है, चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, सीरिया हो, लीबिया हो, इन सब सारी जगह है, तो यह तबाही इस समय मचाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि भारत में उनके मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए नहीं कामयाब हो पाएंगे कि उन्हें शायद यह लगता होगा कि भारत में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं। अब जब यहां पर भारत को इस्लामिक सब कॉन्टिनेंट वह बनाने की कोशिश करते हैं, तो शायद उनकी सोच होगी कि बड़ी संख्या में यहां पर मुस्लिम समाज के लोग हैं और वो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज को, जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय भी चाहे हिंदू रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे कोई भी धर्मावलंबी क्यों न रहा हो, सबने भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपना बलिदान दिया है। यदि चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया है, तो वहीं अशफाकुल्ला खां के भी बलिदान को यह भारत कभी भूल नहीं सकता है। और मैं आश्वस्त हूं, और इसमें कहीं संदेह करने का कोई कारण नहीं है, यह पूरा का पूरा समाज, यह भारत की रक्षा के लिए, भारत की रहनुमाई के लिए वह साथ खड़ा है। इसलिए अल-कायदा हो, चाहे कोई भी यह संगठन हो, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज यहां पर मैं उल्लेख करना चाहूं, चूंकि नॉर्थ ईस्ट में यह सम्मेलन हो रहा है, जैसा मैंने पहले कहा और डायरेक्टर आईबी ने भी आपको कहा कि पहली बार दिल्ली के बाहर यह सम्मेलन हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर भी हमें थोड़ी बहुत चर्चा करनी चाहिए। और कल तक जो आपकी यह कॉन्फ्रेंस चलेगी, मैं चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के संबंध में कुछ आपके द्वारा भी सुझाव होने चाहिए। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर्स के साथ, और जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत होगी, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे। लेकिन चिंता का विषय है, यहां पर बराबर कभी कभी सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर कुछ वर्गों में संघर्ष होते रहते हैं, कुछ एथनिक्स आधार पर भी होते रहते हैं, और यह सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। यदि मैं कहूं कि आजादी हासिल होने के पहले से चला आ रहा है, तो यह कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा। कोई यह पूछे कि यहां पर कितने इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, कोई यह पूछे कि यहां पर कितने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो शायद उनकी संख्या 70, 75 और 100 से भी कहीं अधिक हो सकती है। वैसे कई ऐसे संगठन हैं जिन संगठनों के साथ भारत सरकार के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई है, और उन्होंने सीज फायर की घोषणा भी की है कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम आक्रमण किसी के ऊपर नहीं करेंगे। आप कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कि अपने ऑपरेशन को भी स्थगित कर दिया है। सब कुछ होने के बावजूद
मैं यह महसूस करता हूं कि सब कुछ हो जाने के बावजूद सीज फायर हो गया, ऑपरेशन को स्थगित कर दिया, लेकिन उस कैडर के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक्सटॉर्शन और लेवी का भी, वसूली का भी काम यहां पर करते रहते हैं। यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स पुलिस है और साथ ही साथ यहां हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और असम राइफल्स ऐसे तत्वों के खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन फिर भी आगे और अधिक कुछ करने की आवश्यकता है। कारणों के बारे में यदि कोई पूछे कि क्या कारण है, किस प्रकार की इंसर्जेंसी, इस प्रकार की मिलिटेंसी नॉर्थ ईस्ट में है, तो मैं जहां तक समझ पाया हूं कि एक तो सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लोगों के अलग अलग हैं, इसे मैं समझ पाया हूं। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि लैक ऑफ डेवलपमेंट, विकास में भी किसी न किसी सीमा तक कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस क्षेत्र में जैसा होना चाहिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी इस क्षेत्र में नहीं हो पाया है। लेकिन जो भी हमारी प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई है और समय समय पर जो हमने नॉर्थ ईस्ट की चर्चा की है, हम इस नॉर्थ ईस्ट के एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट की जनता को भी यह संदेश देना चाहता हूं। अभी हमारे डायरेक्टर आईबी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की चर्चा कर रहे थे, सीपीआई माओइस्ट की वह चर्चा कर रहे थे। आंकड़ों की यदि मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं पिछले वर्ष जितने राज्यों में इनका प्रभाव था वह घटा है, लेकिन मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मैं तो यह मानता हूं कि हिंदुस्तान का एक राज्य भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित है तो यह भी हमारे लिए उतनी ही चुनौती है जितने कि 10 राज्यों के प्रभावित रहने पर चुनौती होती है। हम चाहते हैं कि यह सिलसिला समाप्त होना चाहिए। और आप सबको जानकारी है कि कई बार मैंने आह्वान भी उनका किया है कि यदि कोई बात करना चाहता है, उनके आइडियोलॉग यदि बात करना चाहते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंदुस्तान में किसी को हिंसा करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती है। 6 राज्य हमारे यहां ऐसे हैं और उसमें 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर कि अभी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और उस पर कुछ हम लोगों ने विचार भी किया है कि हमारी स्ट्रेटजी यह क्या हो सकती है। और मैं जानता हूं कि इससे निजात दिलाने के लिए हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ ही साथ स्टेट पुलिस, इनके बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है। लेकिन जब कभी ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन में इस बात की भी आवश्यकता है कि लीडरशिप किसके हाथ में हो। हम लोग चाहते हैं कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, माओवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें जो अच्छे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, एसपीज हों और वहां पर अन्य जो इस प्रकार के ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हों, यह लीडरशिप उनके हाथों में दी जानी चाहिए। मित्रों, प्रारंभ में ही जब मैं बहुत सारी घटनाओं की चर्चा कर रहा था तो जम्मू कश्मीर, इसकी चर्चा मैं नहीं कर पाया था। मैं यहां पर जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर यदि आंकड़ों में यदि कोई देखे तो कह सकता है कि पहले से घटनाएं, आतंकवादी वारदातें वहां पर कम हुई हैं, लेकिन अरनिया सेक्टर में भी हाल फिलहाल में आतंकवादियों ने जो कुछ भी किया है उससे आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं, उसके डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो लोकल हमारा यूथ है उसका रिक्रूटमेंट आतंकवादियों के द्वारा पहले जितना किया जाता था, अब आतंकवादी उतना रिक्रूटमेंट वह नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि जब कभी भी पाकिस्तान के साथ बातचीत होती है तो पाकिस्तान का यह कहना है कि यह नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की हरकतें की जा रही हैं। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि यदि वह नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां यदि भारत में की जा रही हैं तो आईएसआई क्या यह भी नॉन स्टेट एक्टर है? मुझे यह कहने में रंच मात्र भी गुरेज नहीं है। बहनों भाइयों,
स्टेट एक्टर्स का भी भारत को, पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स का भी भारत को डिस्टेबलाइज करने में रोल है। लेकिन जिस तरीके से हमारी सुरक्षा के जवानों ने अपनी भूमिका निभाई है, मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, पोल परसेंटेज कितना हाई रहा है। कभी यह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव के दौरान यह पोल परसेंटेज इतना हाई होगा। और मुझे विश्वास है, क्योंकि कल ही मैं श्रीनगर में था और वहां भी जो हमको जानकारी प्राप्त हुई, सार्वजनिक सभाओं की कितनी भीड़ है इसकी भी जानकारी जो मैंने हासिल की, उससे मुझे लगता है कि पोल परसेंटेज और अधिक बढ़ने वाला है। लोगों के अंदर एक भय का जो भाव जितना पहले रहता था, लोग वोट नहीं दे पाते थे, उसमें काफी हद तक की गिरावट आई है। यह सच है, फ्लड के कारण बहुत बड़ी क्षति हुई है जम्मू में भी और कश्मीर में भी। और मैं समझता हूं रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम तेजी से चलाए जाने की आवश्यकता है, नहीं तो हो सकता है कुछ आतंकवादी ताकतें वहां के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करें। मित्रों, इन सब सारे संकटों से छुटकारा पाने के लिए मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है कि हाई टेक का हम सबको प्रयोग करने की आवश्यकता है। डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाइए, वहां पर आप शायद ही कोई पुलिस का जवान, सिक्योरिटी फोर्स का जवान बाहर दिखाई दे।